नमस्कार, जय हिंद। होली का हुड़दंग और कोई नई बात हो जाए। अनीता जी, बिल्कुल। आज के इस होली के माहौल में अगर हम देशभक्ति की बात करें तो ठीक है योगेंद्र जी? नहीं, बहुत अच्छा है। तो मौसम भी है और कहते हैं ना, दस्तूर भी है। क्या बात है। तो मैं बात शुरू करना चाहता हूँ राष्ट्रीयता से, भाषाओं के ऊपर और हमारी राष्ट्रीय भाषा हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें हिंदी या इंग्लिश या रीजनल कोई लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, लेकिन क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीय एकता और हिंदी, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे, खुले विचारों से बात करेंगे। क्या है, क्या होना चाहिए, क्या हो भविष्य में हो, इस सब के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। चर्चा के लिए मेरे साथ एक विद्वान और विदुषी हैं। मुझसे इससे बढ़िया और मौका क्या हो सकता है कि प्रोफेसर अनीता नायर जी हैं, रहने वाली मलयालम की हैं और हिंदी की विदुषी हैं। ये बहुत यूनिक बात है। राजस्थान शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा में कार्यरत हैं पिछले 36 सालों से और पूरा योगदान देश के लिए, हिंदी के लिए दे रखा है। आप मेरे साथ में प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक और हेड हैं। पिछले 35 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बातचीत राष्ट्रीयता से शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, राष्ट्रीयता हम सब जानते हैं, सारे भारतीय हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, राष्ट्रीयता क्या है, आपके विचार? देखिए जीवन, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयता एक भावना है। आप उसको भौतिक परिधि से नहीं आंक सकते। और हमारा भारत तो वैसे भी विविधता में एकता की खूबसूरती हमारी भारतीय संस्कृति की रही है। और इसीलिए मेरा मानना है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। और जहाँ तक राष्ट्रीयता की बात है, जब हमारे भीतर एक सूत्र ऐसा होना चाहिए, जब हम कश्मीर में हो तब भी हमें अपने भारत से जुड़ाव महसूस हो, और जब हम कन्याकुमारी में हो तब भी हमें लगे कि हम भारत राष्ट्र के निवासी हैं। तो उससे जो संबंधित चीज़ है, जो एकता की बात है, वो हमें राष्ट्र की अवधारणा से हमारे भीतर जगाती है, वो एकता। और इसीलिए अति सुंदर आपने बहुत एक सिंपल सा शब्द इस्तेमाल किया, भावना, और सभी कुछ उसी से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। भावना एक बाउंड्री की नहीं है कि देश की एक बाउंड्री हो और उसके अंदर भावना हो, बाहर भावना हो। कतई नहीं। अपनी बात को मैं इस रूप में भी रखूंगी कि एक शेर के माध्यम से, तालीम का शोर इतना, तहजीब की बात इतनी, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। और वो जो नीयत है हमारे राष्ट्र की एकता पर जो भरोसा है, वो हमारी अच्छी नीयत से ही आएगी, और वो नीयत अच्छी भावना से ही जागृत होगी। ये किस्मत की बात नहीं कि नीयत आपकी आज बनी है, ये तो देश की बात है कि हम सब की नीयत भावना से जुड़ी है। बिल्कुल। अति सुंदर। प्रोफेसर साहब, योगेंद्र सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रीयता, भारतीय, जैसा कि प्रोफेसर नायर जी का कहना है कि वास्तव में भावना ही मूल प्रधान है। भाव बस भगवान, अगर हम अध्यात्म और भक्ति में भी कहते हैं कि भाव ही मुख्य है। भक्ति के क्षेत्र में भी, वैसे राष्ट्रभक्ति के लिए भी भावना ही की प्रधानता है। लेकिन इसमें एक जोड़ना जरूर होगा कि जो राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और जो हमारे प्राचीन चिंतक रहे हैं, राष्ट्र की जो डिफिनीशन दी जाती है, इसमें पहले उसकी एक भौगोलिक सत्ता होनी आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं आज फ्रांस है, जर्मनी है, तो उसकी एक भौगोलिक सत्ता होती है। भारत की भी भौगोलिक सत्ता है, जिसका वर्णन जो है वेद में मिलता है। आप देखेंगे कि ऋग्वेद से लेकर के और बाद के जो साहित्य लिखे गए, कालिदास के वाङ्मय में तो कहा गया, हिमालय को यू नगाधिराज यू मानदंडा। हिमालय जो है, ये नगाधिराज हिमालय एक पृथ्वी को नापने के लिए मानदंड, स्केल है। और हिमालय हिंद महासागर से लेकर के और हिमालय से हिंद महासागर तक, अटक से कटक तक, संपूर्ण भारत और इसके बीच में रहने वाले लोग। तो नायर जी का शायद कदाचित यही कहना है कि इसके भीतर जो रहने वाले लोग और उनकी जो भावना है, उससे राष्ट्रीयता बनती है। अति सुंदर। तो मैं विचार कर रहा था कि वास्तव में आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हमारी नई पीढ़ी को बताने का आवश्यकता है कि हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता से परिचित हों। इसके लिए मैं दो बातें जरूर रखना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में ब्रिगेडियर प्रोफेसर जीवन राज पुरोहित जी बैठे हुए हैं और केरल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इधर राजस्थान में प्रोफेसर हैं अनीता राय जी, नायर जी। तो एक प्रकार से यहाँ पर एक भारत ही बैठा हुआ है कि सीमाओं पर आपने कार्य किया है
और उत्तर भारत की सीमाओं पर दक्षिण से केरल से मैडम नायर आती हैं और हम इधर हिंदी प्रदेश से हैं। तो आज राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बाद पृथ्वी सूक्त को हमें जानना होगा। आप मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आदरणीय राजपुरोहित जी IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के मेंबर भी हैं और आज पूरे देश में राष्ट्र जो ज्ञान परंपरा की बात हो रही। पृथ्वी सूक्त हमें जो है वो भारत की भौगोलिक सीमा से परिचय कराता है और एक दूसरा सूक्त है वो सांग मनस सूक्त है। उस सूक्त में भारत के मेल मिलाप और सौहार्द की बात करता है। उसमें कहा गया यम पश्याम यम न च, हम जिसको जानते हैं देखा, जिसको नहीं भी देखा है उसके प्रति भी हम सौहार्द की भावना रखें, उसके प्रति भी भावना रखें, सद्भावना रखें। ये भारत की बहुत व्यापक परंपरा रही है। तो आज अगर हमें भारत को जोड़ना है, एकता की बात हो रही है, जोड़ना है कि आज से तो हिंद महासागर और हिमालय और अटक से कटक तक पूरे भारत को जोड़ना है। और अपने नोबेल लॉरेट टैगोर जी भी ने कहा था कि भारत एक महामानवेर समुद्र है, जैसे कोई बहुत विशाल समुद्र है मानो का, विविधता से भरा हुआ और इतनी सुंदरता यहाँ पर, हिमालय की उपत्यकाएं, घाटियाँ, कलकल करती नदियाँ, उसमें रहने वाले लोग, उनकी संस्कृतियाँ, उस विविधता तो एक स्तबक है, गुलदस्ता है। भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य देखें, असम का नृत्य है, कहीं बिहू हो रहा है, गुजरात में गरबा हो रहा है, दक्षिण में कथकली हो रहा है, कहीं भरतनाट्यम हो रहा है, लेकिन सबका स्वर एक है। मुझे लता जी की बात याद आ रही है और वो हर भारत के कंठ में विद्यमान है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आज सबको सुर को मिलाना होगा और यही प्रयास जीवन कर रहे हैं। ये जीवन जी कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई। कोशिश यही है। मिले सुर मेरा तुम्हारा। मैं सारी जिंदगी एक सैनिक होने के नाते पूरे भारत के तकरीबन बॉर्डर्स मैंने देखे हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और मैं इधर कंबोडिया में, उधर जर्मनी में जा चुका हूँ मिलिट्री डेलीगेशंस लेकर के। जहाँ भी मैं गया हूँ भारतीयता इतनी व्याप्त है, हमारी संस्कृति इतनी विस्तृत है कि वहाँ के लोग भी जब भारतीयता की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तो हमारी तरफ हो जाते हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात देखने को बहुत बड़ा मिली। आकर्षण है हमारी हमारी संस्कृति आज की संस्कृति नहीं है, देवों की संस्कृति चली आ रही है। और उस लिहाज से कहूँ तो जैसे संस्कृत भाषा है, अपने आप में देववाणी कही जाती है और सदियों से चली आ रही है, हजारों वर्षों से चली आ रही है। संस्कृत के बाद में प्राकृत भाषा आई, अपभ्रंश आई, फिर पाली आई और चंद्रगुप्त मौर्य के आने, चाणक्य के आने तक, अर्थशास्त्र लिखे जाने तक वो उस संस्कृत में लिखी गई जिसको कि आम भारतीय समझ सके। और आज उसी के अपभ्रंश होकर के हर भाषा के अंदर संस्कृत के शब्द हैं, चाहे वो कन्नड़ है, मलयालम है, या तेलुगु हो या तमिल हो। तो हमारा एक सूक्त जो संस्कृत के तौर पर आया है वो हमारे पास आज संस्कृत और हिंदी के तौर पर अवेलेबल है। संस्कृत ऑफ कोर्स हम लोग आम तौर पे आम भाषा में नहीं बोलते, लेकिन हिंदी सभी बोलते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारी जो टॉप एलीट क्लास है भारत की, जो अपने आप को सभ्य समझते हैं, जो अंग्रेजों के छोड़े गए यहाँ पर, मैकाले के वंशज उनके वंशज कह लीजिए, वो सब अंग्रेजी में बात करते हैं। हमारे सारी ब्यूरोक्रेसी इंग्लिश में बात करती है। सेंटर टू स्टेट और स्टेट टू स्टेट सारा कम्युनिकेशन अंग्रेजी में होता है। हमारी सारी किताबें एजुकेशन से रिलेटेड, दूसरे चीज़ों से रिलेटेड सारी इंग्लिश के अंदर है। लेकिन मतलब दयनीय स्थिति यह है कि 70% भारत आज भी गांव में रहता है, क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं, अंग्रेजी उन गांव के गरीबों को नहीं मालूम, और जो ये एलीट अंग्रेजी बोलने वाले ये उनके साथ जाकर नहीं मिलते। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बिल्कुल। क्या कहती हैं आप, इस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगी, या अंग्रेजी को एक पॉपुलर होने के नाते, एलीट क्लास की होने के नाते देशभाषा घोषित कर दिया जाए? अंग्रेजी हमारी संस्कृति जिसकी खूबसूरती हमें बांधे हुए है, और इतनी गुलामी के बाद, चाहे वो मुगलों की हो, तुर्कियों की हो, या बाह्य आक्रमणकारियों की हो, और फिर अंग्रेज़ों की हो, इन सब के बावजूद हम जिंदा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर की वो जिजीविषा। और मुझे ऐसा लगता है जीवन की, जिस बात आपने कहा कि भाषा, अंग्रेज़ी को आप राष्ट्रभाषा बना दें, हालांकि राष्ट्रभाषा की अवधारणा संविधान में नहीं है। संविधान में राजकाज की भाषा या राजभाषा के नाम पर हिंदी को सम्मान दिया गया। लेकिन बहुत बड़ी दुखद स्थिति ये है, मेरा मानना है, संविधान
में 1963 के संविधान संशोधन के माध्यम से हिंदी की जड़ों को ख़त्म करने का, हिंदी को बैसाखी थमाने का काम किया गया, जहां ये मान लिया गया कि 15 साल नहीं बल्कि उससे पहले ही अंग्रेज़ी को सहराज भाषा के रूप में और आगे चलने दिया जाए, जबकि संविधान निर्माताओं ने सिर्फ 15 साल का समय दिया था। ये विडंबना है कि जिनको हमने चुना, हमारे देश के अपने ही लोगों के द्वारा चुने गए जो हमारे तथाकथित नेतृत्व करने वाले नेता थे, उन्होंने हिंदी की जड़ों को काट दिया। 1963 का संविधान संशोधन हो या 1967 का, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि अनिश्चित काल तक अंग्रेजी ही भारत की सहराज भाषा रहेगी, वही नेतृत्व करेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी एक भी राज्य अगर हिंदी का विरोध करता है तो फिर हिंदी को हम राजभाषा नहीं मानेंगे। और देखिए विडंबना की बात, स्टालिन ने कर दिया। बिल्कुल। तो क्या आप इसी तरह से अपने देश को बांटते रहेंगे? मेरा आम जनता से निवेदन है कि हमारी उस राष्ट्रीय एकता की जो बात हम करते हैं, जो भावना भारत, मैंने कहा सर ने बहुत खूबसूरती से राजनीति विज्ञान में जो भौगोलिक अवधारणा है उसकी बात की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भूगोल पर तो भारत, भौगोलिक नक्शे पर तो हम बहुत दूर दूर तक थे सर। अफ़गानिस्तान भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, लेकिन हम कटते गए ना, हम धीरे धीरे सिमट गए। और वो सिमटे इसलिए कि वो जो भावना है वो हमारी शायद उतनी प्रखरता से नहीं थी कि हम एक हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी नहीं, अंग्रेज़ी आप सोच के तो देखिए, क्या इतना बड़ा भारतवर्ष जिसमें कि इतनी सारी भाषाएं हैं जो अपने आप में समृद्ध हैं। जीवन ने इसके इंट्रो में ही आपने कहा कि तमिल जो सबसे पुरानी भाषा है, उसका साहित्य आप उठा के देखिए, विश्व की सबसे पुरानी समृद्ध भाषा के रूप में तमिल को मान्यता देते हैं, सभी जानते हैं इस बारे में। लेकिन फिर भी वो मुट्ठी भर लोगों की या चंद लोगों की भाषा है। इसी तरह हम हर राज्य में देखें तो असमिया आसाम में बोली जाएगी, मलयालम केरल में बोली जाएगी, तमाम भाषाएं आप जानते हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रही दोस्तों। मेरा सिर्फ एक छोटा सा, बिल्कुल लेमैन स्टाइल का, एक आम आदमी की तरह एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब केरल का व्यक्ति या तमिलनाडु का व्यक्ति आकर के भारत भ्रमण पे निकला है तो उसको कौन सी ऐसी भाषा है जो वो निर्विरोध रूप से और निर्बाधक रूप से वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके। आपने कहा कि अंग्रेज़ी तो मुट्ठी भर चुनिंदा मैकाले के वंशजों की भाषा है, और शायद यही कारण है कि इतने सालों बाद भी, 70 सालों बाद भी हम आज़ादी के, स्वाधीनता के, हम क्या सही मायने में उस रूप में विकसित हो पाए हैं? आम जनता नहीं समझ पाती उनकी भाषा, उनके भाव, और वो लोग भी जनता की मनोदशा को, उनकी समस्याओं को, उनकी दिक्कतों को नहीं समझ पाते। तो आपस में बॉन्डिंग के लिए, आपस में एक गहरे एकता के सूत्र के लिए हिंदी के अलावा अगर कोई विकल्प है तो वो संस्कृत हो सकती है। लेकिन संस्कृत एक छोटी सी बात है, संस्कृत के लिए लोग कह देते हैं कि वो मृत भाषा है। दोस्तों यहाँ भी मेरा अपना एक मंतव्य है। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि तुर्की के जो राष्ट्रपति रहे अतातुल्ला कमाल पाशा जो हैं, उनकी कहानी है कि जब ये तुर्की स्वाधीन हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस दौरान उन्होंने अपने कैबिनेट की मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए या राजकाज की ऐसी कौन सी भाषा होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि ये तो ज़्यादा विकसित नहीं है भाषा, जो मृत भाषा है। तो उन्होंने कहा कि उसको समृद्ध होने में कितना समय लगेगा, कि 10 साल। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सब आंखें बंद कर लीजिए। 10 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोलते हुए कहा कि 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारी भाषा फिर से पुनर्जीवित हो गई है। अति उत्तम। और देखिए, अगर ये हमारे उस समय के नेताओं ने ये दृढ़ता दिखाई होती तो हिंदी या संस्कृत बहुत पहले यहाँ स्थापित हो जाती। थैंक यू प्रोफेसर अनीता। प्रोफेसर योगेंद्र, आप क्या कहते हैं, क्या अंग्रेजी मातृभाषा हो जानी चाहिए? नहीं, क्योंकि सभी एलीट बोलते हैं अंग्रेज हमें सिखा करके चले गए हैं। अंग्रेजी मातृभाषा इसलिए नहीं हो सकती कि वो अपनी मातृभूमि की यहाँ नहीं है अंग्रेजी की। सबसे बड़ी कि वो हमारी मातृभूमि से जुड़ी नहीं है। मातृभाषा का तात्पर्य कि उसका संबंध मातृत्व से होना चाहिए। जैसा कि नायर जी कह रहे थे कि कौन सी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो इसके लिए तमाम भाषाविदों ने, तमाम भाषा के चिंतकों ने इस पर विचार किया और कहा कि जो भाषाभाषी बोलने वाले, उनकी संख्या का जो अनुपात अधिकतम हो उसको हम बना सकते हैं, मान सकते हैं। ये बात अलग है कि राजभाषा में उसके संवैधानिक दर्जा भी नहीं मिल पाया है,
केवल संघ की राजभाषा के रूप में है, और जैसे और 22 भाषाएं वैसे हिंदी, लेकिन हिंदी संघ की राजभाषा होने नाते उसका हम दक्षिण से पत्राचार के रूप में लेते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हिंदी का एक और चरित्र है, उसका एक और उसका वैशिष्ट्य है, वो ये है कि हिंदी संपर्क भाषा के स्तर पर और जो भाषाएं हमारी भारत की हैं वो जो संविधान विहित भी हैं या स्वतंत्र रूप से वो एक राज्य में है। तो जब भाषावार राज्यों का गठन हुआ, एक राज्य और एक भाषा, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, केरल में मलयालम है, जैसा कि आपने कहा कि कर्नाटक में कन्नड़ है। एक राज्य और एक भाषा, हिंदी जो है 10 राज्यों में बोली जाती है। तो वो संविधान के स्तर पर भी देखें कि का क्षेत्र में पूरे हिंदी क्षेत्र का क्षेत्र जो हिंदी का है। दूसरी बात, संपर्क भाषा के स्तर पर, लिंगुआ फ्रांका स्तर पर पूरे भारत में लोग कम से कम समझ लेते हैं। आप ट्रेन में यात्रा करें, धार्मिक स्थानों पर जाएं या व्यापार के रूप में जाएं, और खड़ी बोली व्यापार के स्तर पर ही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भाषा और समाज में बात कही है कि पूरब के जो साकिन हैं या पूरब के व्यापारी हैं, दिल्ली में करखनदारी मोहल्ला था, वहाँ पर पूरब के बनारस के जुलाहे आते थे और सूत बेचकर ले जाते थे, और उसके बाद तो खड़ी बोली पूरब में इस प्रकार से गई। तो एक आर्थिक कारण भी है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। फिल्में भी बहुत आज बात देखें, विज्ञापन से, फिल्म से और डायस्पोरिक रूप में हिंदी बढ़ रही है। तो हिंदी विस्तार, लेकिन जो आदरणीय राजपुरोहित जी हमारे बात आपके सामने बात रखी है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि यूँ तो कारपोरेट सेक्टर में या एलीट वर्ग में, आफिजात वर्ग में हिंदी नहीं है, अंग्रेजी का वर्चस्व है, और सामान्य जन जो है, आम जन, जिसके प्राकृत जन और आम जन हिंदी बोल रहा है। कैसे हम हिंदी को की स्वीकार्यता, उसकी ग्राह्यता ऊपर स्तर तक ले जाएं। आज़ादी से पहले गांधी जी का यही सपना था कि मातृभाषा उच्च शिक्षा का माध्यम बने, और कदाचित अब उसी को ध्यान में रख करके वर्तमान भारत सरकार ने निर्णय लिया है। और मैं बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि शिक्षा मंत्रालय की बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें कि रीजनल लैंग्वेज में पुस्तकें लिखी जा रही हैं, और हर मातृभाषाएँ हैं उनको विकसित किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि अभी हम लोग आइमल डे मनाए हैं ढाका में, और पूरी दुनिया मना रही है। मातृभाषाओं में हमारी संस्कृति निवास करती है, और इसको सुरक्षित रखने की बहुत आवश्यकता है। अन्यथा फिर हम क्या होगा कि केवल एक क्या कहते हैं कि वो पैकेज बनकर रह जाएंगे। भौतिक विकास तो हमारा हो सकता है, आत्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अपनी जो मातृभाषाएं हैं उनको विकसित करना होगा। ठीक है, आपकी बात मैं समझता हूँ, हम सब समझते हैं कि चूंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, सिर्फ अलीट के बोलने से वो हिंदुस्तान की भाषा नहीं बन जाती। मैं सेना में रहा हूँ 37 साल, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑफिसर टू ऑफिसर जब हम बात करते हैं अंग्रेजी में बात करते हैं। जितने बार पत्राचार होता है सब अंग्रेजी में होता है। जितने भी डिस्कशंस होते हैं आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर के किसी भी और हेडक्वार्टर तक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब अंग्रेजी के अंदर होते हैं। हमारी सारी किताबें, सारी टेक्नोलॉजी सब अंग्रेजी के अंदर आती हैं। लेकिन जब मैं जवानों की बात करता हूँ, जिन भाषा अलीट के लिए अंग्रेजी और बाकी के लिए कोई और रीजनल लैंग्वेज हो, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। के लिए भी वो ठीक नहीं। दूसरा एक और मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, मान लीजिए इंग्लिश नहीं लिया हमने, लेकिन हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी इतनी विकसित हैं, परिपक्व हैं अपने आप के अंदर। हर एक का अपना इतिहास, अपना लिटरेचर, अपना इतना व्यापक उनका बैकग्राउंड और फ्यूचर है कि हम उनको समृद्ध बना सकते हैं। आप मराठी ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए, तमिल ले लो, अब मलयालम ले लो, कोई भी भाषा ले लो। अगर तो समृद्ध है ही एक्चुअली। अगर मैं ये कहूँ कि क्षेत्रीय भाषाएं इतनी समृद्ध हैं जिससे हम सब सहमत हैं, तो फिर उन्हीं को क्यों नहीं बना लेते? हिंदी के पीछे क्यों? हिंदी में ऐसा क्या है कि उसी को आपने मातृभाषा बनाना है या राष्ट्रीय भाषा बनाना है? क्यों नहीं क्षेत्रीय भाषाओं को ऊपर लाए? नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं को तो हमें ऊपर लाना ही है, वो तो हमारी मातृभाषा है। मेरी मातृभाषा मलयालम हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, कन्नड़, आपकी मारवाड़ी है, राजस्थान की भाषा है, या एक और तमिल निवासी तमिलनाडु के व्यक्ति की तमिल हो सकती है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाओं से हमारा कोई विरोध नहीं है, है ना, आपस में अदावत कुछ भी नहीं, फिर भी अखाड़ा कायम है। हम तो साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक मलयाली, एक तमिलियन, एक
एक मारवाड़ी। मलयाली, एक राजस्थानी, एक अवधी। हाँ, तो हम सब जब साथ में मिलके बैठे तो हम सब के दिलों की भाषा जो हमें जोड़ सके, जो फेविकोल का जोड़, मैं वैसे ऐड नहीं कर रही, माफ कीजिएगा, मतलब इस तरह की कोई चीज जो हम सब के भीतर एक जुड़ाव महसूस करा सके, जी। वो मुझे लगता है हमारी अपने देश की भाषा होनी चाहिए। संस्कृत हो तो बहुत बढ़िया है, पर संस्कृत हो नहीं सकती, उस पर तमाम प्रश्न चिन्ह उस रूप में लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या की दृष्टि से हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। दूसरा, लोकप्रियता की दृष्टि से मैं इसमें एक बात ज़रूर जोड़ूंगी कि फिल्मों के माध्यम से, जब आज से 20 साल 30 साल पहले की बात है, 1985 में मेरा जब पहली बार तमिलनाडु जाना हुआ, तब उस विरोध के बावजूद मैंने लोगों को हिंदी गानों पे नृत्य करते हुए देखा, वाह, शादियों में हिंदी गानों को बजाते हुए देखा। तो आप माने न माने, मैंने 30 साल पहले ही सोच लिया था कि अब ये हिंदी को कोई नहीं रोक सकता। अभी आपने देखा दुबई में जो है जी। क्रिकेट हो रहा था, पीछे से भोजपुरी बज रही थी गाने जी, में। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जनता की आवाज़ है, जनता की जो मांग है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप क्या कहते हैं प्रोफेसर योगेंद्र, क्षेत्रीय भाषाएं क्यों नहीं उनकी अपनी मातृभाषा तो है ही, वो बच्चा वो बिटिया शुरू शुरू में उसी भाषा में सोचते हैं, बड़े होते हैं। शायद इसीलिए त्रिभाषा फॉर्मूला की बात हुई। तो वो बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं कि क्या इन क्षेत्रीय भाषाओं को ही रहने दिया जाए, हिंदी को जो 10 हमारे राज्य बोल रहे हैं बोलते रहे, क्या देखिए, तकलीफ है? विरोध नहीं है आपका, मुझे लगता है सवाल ही अपने आप में, जीवन थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ कि सवाल ही गलत है। हम साथ साथ, ऐसा थोड़ी है कि एक ही भाषा हमें सीखनी है, क्यों? जितनी भाषाएं हम सीखेंगे उतना हमारे दिमाग का विकास होगा, ये तो आप भी मानते हैं। जी बिल्कुल। तो बच्चे को बचपन से ही एक अपनी मातृभाषा वो सीखे, एक अपनी राष्ट्रभाषा सीखे, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लेना स्तर पे जो भी उसे लेना है, जरूरी नहीं अंग्रेजी हो, वो फ्रेंच भी सीख सकता है, जर्मन भी सीख हाँ, सकता है। यूनो की जो भाषा हाँ, है। जो भी उसकी अपनी आपके इच्छा है। विचार? जी जी, मैं डॉक्टर अनीता राज से सहमत हूँ इस बात से कि क्षेत्रीय भाषाओं को सुरक्षित रखते हुए, उसका पोषण करते हुए, हम एक ऐसी भाषा से जुड़ जाएं जो हमें पूरे देश को से जुड़े, उसमें रोजगार की संभावनाएं हों और युवाओं का भविष्य स्थिर हो, और फिर उसके बाद हम एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जुड़े। तो तीनों स्तर पर हमें है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें लोकगीत हैं, उनके संस्कार हैं, उनमें संस्कृतियां हैं जो बहुत लंबे समय से चली आई हैं, उनको सुरक्षित रखते हुए उसका भी पोषण करना है। इसलिए भाषा अनुरक्षण की बात भाषाविदों ने उठाई है। भाषा अनुरक्षण, कैसे भाषा को सुरक्षित किया जाए, तो इनमें जो है जो एक पोएटिक एसेंस है, जो एक काव्यात्मकता है, जो एक सरसता है, जो एक अपनापन है, उसको बनाए रखते हुए। लेकिन जब आप इसरो में जैसे जाना चाहते हैं, जब आप जो है मर्केंटाइल वाणिज्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या ऐसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर कहीं चिंतन करना चाहते हैं, उसके लिए तो एक हमें पारिभाषिक शब्दावली से युक्त एक ऐसी परिमार्जित और एक ऐसी पुष्ट भाषा चाहिए जिसमें कि हम ज्ञान विज्ञान के भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर सकें। तो वो एक उससे, और एक ये भी असंभव है कि भारत जैसे बहुत सारी जिसपे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी, तो इन सब में हम एक समान स्तर से ग्रोथ करें और हो जाए, उसमें बहुत समय लगेगा। तो उसके लिए है कि उनका हम पोषण करते हुए, उनका रक्षण करते हुए, उनको भी तरजीह देते हुए, महत्व देते हुए एक लीडिंग लैंग्वेज को आगे आना पड़ेगा। और अभी चूँकि राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? पहले तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हमें सदन में बहुमत नहीं मिल रहा है, और इस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे को, इस विधेयक को नहीं लाया जा रहा, इससे लोग बचना चाहते हैं। और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने एक नई योजना ये चलाई है, और सुखद है कि हम सारी जो क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देते हुए उसमें हम उच्च स्तर की पुस्तकें लिखाने जा रहे हैं। उससे हम भी जुड़े हुए हैं। हमें दायित्व मिल गया है उत्तर भारत का हिंदी पुस्तक लेखन का, कि ज्ञान विज्ञान पुस्तकें लिखी जाएं। ये एक अच्छी पहल है, स्वागत योग्य पहल है। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अनीता, मैं आपको उकसाना चाह रहा था जी। प्रोफेसर योगेंद्र, मैं आपको उकसाना चाह रहा था कि मैं आपका विवाद हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं से करवा सकूं, नहीं, पर आप मेरे ट्रैप में फंसे नहीं। नहीं, वो एक, मुझे लगता है हर पायदान, हमें जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले पायदान से होके ही यात्रा लक्ष्य तक पहुंचती है। इस पर मैं एक बात भी जोड़ना चाहूँगा, अनुमति आप लोगों की। देखिए, ऐसा है कि अभी भाषा परंपरा की जो बात चल रही थी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट से हम हिंदी पर आए। अगर हम संस्कृत का शब्द अग्नि लेते हैं जो बहुत प्राचीन है, अग्निमीडे शब्द है,
वहाँ पर यज्ञ ज्ञात कर्मों में प्रयोग किया जाता था। अग्नि पाली में आकर के अग्नि हो गया और हिंदी में आग बना, तो मूल अग्नि से अग्नि और आग बन गया। अब हम हिंदी में आग कहते हैं, लेकिन जब अग्निशमन यंत्र उसका तत्सम प्रयोग भी करते हैं तो हम दोनों स्थितियों में आ रहे हैं। हम आग का भी प्रयोग करते हैं और अग्नि का भी प्रयोग करते हैं। तो जब पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना होता है किसी विशेष क्षेत्र विशेष के क्षेत्र में प्रयोग करना, विषय विशेष के क्षेत्र में, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। और जब हम देसी शब्दों में से इंडिजिनस रूप क्षेत्र में आते हैं तो हम उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम नावल में कहेंगे रेणु, मैथिली का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वो भी हिंदी अपनी है जो कि बिहारी को लिए हुए है, उसका एसेंस लिए हुए इतनी भाषाएं हैं, हम किसी को भी सबको लेकर व्यवहार नहीं नहीं कर करना सकते। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा। मैं कश्मीर में था, मिलिटेंट्स के साथ ऑपरेशन चल रहा था, और हम जब रेडियो सेट पे बात करते हैं ना तो दुश्मन पाकिस्तानी और वो हमको इंटरसेप्ट करते हैं और हमारी बातचीत सुन करके मिलिटेंट्स भी एक्शन लेने की कोशिश करते हैं ताकि सेना को नुकसान पहुंचा सके। तो हमने एक दो बार तो ये देखा, फिर हमने कहा यार ये बात ऐसे बनेगी नहीं, कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमने कुछ ऐसा किया कि दुश्मन को पता ही ना चले। वो सख्ते में आ गए, हम उनके कन्वर्सेशन, उनके इंटरसेप्शन हम भी सुनते थे। वो सख्ते में आ गए कि यार ये बोलते क्या है, पता नहीं चल रहा आजकल बोलते क्या है। हमने 2 तमिल लड़के पकड़े, अच्छा, और जो चीजें हमने उसको कहनी थी हम उसको हिंदी में बोलते थे, और वो रेडियो सेट पे तमिल में उसको कहता था। हमने कहा दुनिया में कोई नहीं समझ सकता उसको। तो मेरी क्षेत्रीय भाषाओं की जो पावर है, ताकत, बिल्कुल वो हमको इस्तेमाल करनी है, न कि स्टालिन या कोई और राज्यों के प्रतिनिधि आकर के जनता को भड़काने का काम करें। वो हम भारतीयों को मंजूर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए हमें ही जागना होगा दोस्तों, और हमें ही जागना होगा। कोई और बाहर से आकर के हमें नहीं करने वाला। जब प्रेसिडेंट मैक्रोन बात करते हैं तो फ्रेंच में ही बोलते हैं। पुतिन को कभी आप इंग्लिश में बोलते सुना क्या? नहीं। देखिए ये वो गर्व महसूस करते हैं कि भारत सरकार अब पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो किस तरीके से गौरवान्वित होकर के हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत खुशी की बात तो है। अगर अब ऐसा है, हम तकरीबन ये समझने लगे हैं कि जी राष्ट्रीयता बनाए रखना है तो हमारी भावना एक होनी चाहिए। उस भावनाओं को जोड़ने के लिए हमारी संस्कृति एक ही समय पर सभी मिलजुल कर तकरीबन वही काम करते हैं। हमारा पुराना कैलेंडर सभी पूरे हिंदुस्तान में उसी तरह से व्याप्त है। अब जब हम इतने तारों से जुड़े हुए एक ही आत्मा, शरीर और मन और यूनिवर्स मिल करके एक भारत, एक तंत्र बन रहा है, तो एक भाषा अगर हो जाए तो एक बहुत अच्छा मूव होगा, एक बहुत अच्छी बात होगी भविष्य के लिए। और अगर मैं इस हाइपोथेसिस को लेके चलूं कि चूंकि 10 ऑलमोस्ट 40-50% हिंदुस्तान हिंदी बोलता है और बाकी 100% हिंदुस्तान हिंदी बहुत अच्छे से समझता है। बॉलीवुड की फिल्में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे देश में, विदेशों में प्रचलित हैं और लोग बाग बहुत शौक से सुनते हैं। इसलिए नहीं कि कोई और बात है, लेकिन ये पावर जो भाषा की है, इसको हम अपने ही लिए, अपने ही देश के लिए, हमारे ही लोगों के विकास के लिए अगर इस्तेमाल कर सके तो बहुत अच्छा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ऐसा करें कि हमारे पास एक मातृभाषा बने, और अगर हम हिंदी को लेकर के आगे चले तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान खुश होकर के इस बात को सेलिब्रेट करे और हिंदी को लेकर के आए, बजाय इसके कि आपस में ताना बाना या लड़ाई हो। मुझे दोस्तों यही लगता है कि हम सबको एक आत्ममंथन करना चाहिए। हम सबको आत्मविश्लेषण करके अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम जब तक हम अपने घर के अंदर हैं, हम अपनी मातृभाषा, हम स्कूल गए हैं तो मातृभाषा में हमने जो 12वीं तक की जो बेसिक स्टडीज़ हैं वो, या उच्च शिक्षा भी हमने प्राप्त की तो अपनी भाषा में प्राप्त कर ली। उसका फ़ायदा ये है कि वो भाषा जो है वो ज्ञान विज्ञान की भाषा बन के आपकी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपके मन के भीतर तक उतर जाएगी। कोई बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है या MBA कर रहा है तो वो उसको उस तरह के अपनी भाषा में जब सिखाया पढ़ाया जाएगा तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारी तकनीकी चीज़ें, वो पारिभाषिक वस्तुएं उसके दिल दिमाग में गहरे उतर जाएंगी। पर जब भी हम अपने उस क्षेत्र से बाहर आते हैं तब हमें ये हमेशा ध्यान रहे कि हमारा भारत एक है और उस भारतीय एकता को,
उस भाव को महसूस करते हुए, और वो भी गौरवान्वित होकर महसूस करते हुए। बिल्कुल। देखिए, एक तो है कि अंग्रेज़ी 70 सालों से चली आ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि देश धीरे धीरे डेवलप हो ही रहा था, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम ख़त्म हो गए थे। हम मैकाले की अंग्रेज़ी के माध्यम से देश चल ही रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक छोटा सा जो एक टीस मुझे महसूस होती है, कई बार हमें ये लगता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी एक भी भाषा नहीं है जो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ सके। तो वो एक जो सवालिया निशान हमारे भारत पर लगता आ रहा है। मेरा दोस्तों सिर्फ आपसे निवेदन है कि उस विडंबना को समझिए, उस पीड़ा को समझिए कि हम अंग्रेज़ी यानी दूसरे के दिए हुए को पहनते ओढ़ते बिछाते हैं तो क्या क्या महसूस होता है हमें। हमारे अंदर हीन भावना आती है, और शायद उस हीन भावना से उबरने के लिए हमें एक अपनी भाषा होनी ज़रूरी है, और वो अपनी भाषा अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है हिंदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो आपको स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा उसे, और बिना राष्ट्रीय हुए हम अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकते। इसलिए कोशिश कीजिए, पहले राष्ट्र के हों, फिर अंतर्राष्ट्रीयता की बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, प्रोफेसर योगी? इसी में स्वर मिलाते हुए अनीता राय जी से कि देखिए, अवधि में रामचरितमानस लिखी गई, और अवधि किसी भी ये इस ग्रंथ के माध्यम से उसने अपनी पूरी लोकल बाउंड्री वाल को पूरा उसको तोड़ते हुए पूरे देश में विदेशों में पढ़ाई जा रही है। उसको समझने के लिए वो भारत आए। आप देखेंगे कि बेल्जियम के बहुत बड़े चिंतक हुए हैं फादर कामिल बुल्के जी, वो उन्होंने रामकथा पर एक ग्रंथ लिखा, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इलाहाबाद में उन्होंने PhD किया, फिर रांची में 25-30 साल तक पढ़ाया उन्होंने, लगभग 32 साल तक, फादर कामिल बुल्के। और भक्ति साहित्य को, राम को समझने के लिए मैक्स मुलर आए जर्मनी से, वारानिको आए रूस से, ये सारे विद्वान आए। केवल एक रीजनल लैंग्वेज में एक छोटी सी अवधि जो 13 जिलों में बोली जाती है, उसमें रचना लिखी गई गोस्वामी जी की। और वैसे भी हिंदी कोई एक बोली पर नहीं है सर, 17 बोलियों का संयुक्त स्वरूप है। तो एक बोली की क्षमता है। तो हम केवल संघ की राजभाषा में अपना नाम दर्ज करा लें, कल को भोजपुरी वाले मांग करें, कल को और कोई मांग करें, इस पर न लग करके हम उसमें ऐसा साहित्य का सृजन करें कि वो हमारी स्थानीय सीमाओं से आगे बढ़ करके अपनी स्वीकार्यता स्थापित करें। और दूसरी बात है कि ये सब एक भगनी की तरह है, हिंदी की एक ये जो है सहवर्ती हैं, उसके साथ में सहगामी हैं, सहवर्ती हैं, और एक माले के जैसे कई मनके होते हैं उसकी तरह हैं। और ये सारी बोलियां मिल करके हिंदी को आगे ले जाएंगे। खड़ी बोली हिंदी का अगर मानक रूप राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो जाए और वो विभिन्न ज्ञान विज्ञान के विभिन्न माध्यमों में विवृत होने लगे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, और उससे हमारा द्रुत विकास हो जाएगा। और आपने जैसा कहा कि और जो भारतीय भाषाएं हैं, अगर इनके माध्यम से ये भी भाषाएं विकसित होती चलेंगी, तो जो आपने बताया कोडिंग की बात, कि एक सैनिक था और उसने कोडिंग में अपनी बात कही और वो अपने प्रसार कर पाया, तो ये है कि ये हमें ये हमारी भाषाएं एक प्रकार धरोहर हैं। और ऐसा कोई विरोध भी नहीं है। तमिल के बहुत सारे शब्द, बांग्ला के शब्द हमारे हिंदी में है, संस्कृत में है। एक बहुत प्रचलित शब्द है सिंदूर, जो और स्त्रियां लगाती है अपने मस्तक पर, सौभाग्यवती होती, द्रविड़ का शब्द है सिंदूर। और पूरे भारत में सिंदूर का शायद कोई पर्यायवाची जल्दी नहीं प्रयोग करता, सिंदूर ही प्रयोग करता है। जो संस्कृत के शब्द आर्य और द्रविड़ की संस्कृति और उसके शब्द घुल मिल गए हैं। तो इस पर एक पुस्तक लिखी है, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है समेकित भारतीय साहित्य और भारतीय वांग्मय, इंद्रनाथ चौधरी को। इस प्रकार से एक पुस्तक और बड़ी अच्छी आई है, और हम समझते हैं कि जो बहुत से हिंदी के अध्येता हैं हमको भारत की मौलिक एकता की बात हो रही थी, वासुदेव शरण अग्रवाल की, या योगी हर की एक पुस्तक है हमारी परंपरा। अगर इन पुस्तकों का अध्ययन पारायण कर लिया जाए तो एक अच्छी समझ बन सकती है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने बातचीत किया कि होली के इस माहौल में जो पूरा देश बहुत खुशी से मनाता है, हालांकि दक्षिण भारत में इसका प्रचलन थोड़ा कम है, लेकिन हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारी भावना, देश की भावना, देश की विविधता, यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी मजबूती है। और जो संस्कृति पूरे भारत को जोड़ती है, भाषा उसका एक माध्यम है। और वो एक भाषा जो 10 जिलों में बोली जाती है, जो संस्कृत से आई है, जो पूरे हिंदुस्तान की भाषाओं का मिश्रण है,
वो भाषा हिंदी जो 17 भाषाओं को मिल करके बन करके आई है, 17 जैसे बोलियों से बनकर आई है, जैसे अनीता जी बता रही थी। और अभी भी संभावनाएं हैं, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, कि हम हिंदी को इतना बड़े दिल का बनाएं कि तमाम भाषाओं के शब्द उसमें आए। मतलब बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है जैसे समंदर होता है, बहुत सारी नदियों का पानी वहाँ आके मिलता है और वो सबको अपने अपने हृदय में, अपने आगोश में समेट लेता है। ठीक उसी तरह से हिंदी जो है वो बहुत विस्तृत स्वरूप लेकर के खुले मन से, मतलब मेरा हिंदी को सिर्फ तत्समनिष्ठ बनाने नहीं, वो तो या बोलचाल, हाँ। उर्दूनिष्ठ बनाने उसको जिसे समावेशी हिंदुस्तानी करना कह देते हैं, पड़ेगा। ऐसा नहीं, समावेशी स्वरूप। अपनी ही तो भाषा लेकर के गए थे और वो फैले चारों तरफ। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की बात क्या अछूत किसी बहुत के बहुत खूब ध्यान में नहीं आपने है। बहुत अच्छे तरीके तो से बताया तमाम प्रोफेसर योगेंद्र ने कि जी अब एक हुस सी बैठ गई है, एक मन के अंदर वो हुक आ रही है कि यार अब एक भाषा का निवेश होना चाहिए जो समावेशी हो। और इस और एक जो ये कदम उठाया है कि सारी हमारी किताबें, ज्ञान, विज्ञान वो एक ही हिंदी में हो, क्षेत्रीय भाषाओं में हो, तो हमारा सबका विकास एक साथ होगा। आप सभी का इस मंथन मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज के इस माहौल पर राष्ट्रीय एकता की बात की, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए उस एक भाषा हिंदी को कैसे हम प्रचलित करें, कैसे इसको राष्ट्रभाषा बना सकें, कैसे हम उसको एक समावेशी भाषा, एक समावेशी देश बना करके और उत्थान कर सकें। विकसित भारत 2047 का एक कदम ये भी हो कि हम इसको राष्ट्रभाषा भाषा के तौर पे बना करके बिल्कुल, विकास की भारतेंदु ओर जी की दो पंक्तियां हैं, करें। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान बिन मिटे नहीं को सूल। और वही मन के जो भाव है वो पीड़ा लेकर के हम आपसे रूबरू हुए हैं। तो मुझे आशा है कि आप सब इस पीड़ा को भी समझेंगे और अपने भीतर भी आत्मंथन करेंगे। जी। और फिर वही लता जी की बात जो मैंने शुरू की थी, मिले सुर मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो सुर बने हमारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात देखिएगा, औरों को बताइएगा, अच्छी लगे तो इस भाषा को अपनी ज़िंदगी में ढालिए। अंग्रेजी से ज़्यादा सुंदर, प्यारे, भावनात्मक शब्द हमारी अपनी भाषा में है। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।